नवीन ने ज़बरदस्ती निशा से शादी कर ली। एक भावुक और नैतिक कहानी। नवीन की माँ ने उसे बहुत मेहनत करके पाला था और जब वो जवान हुआ तो उसने ज़बरदस्ती अपनी आंटी की बेटी निशा से शादी कर ली, जो इंग्लैंड में रहते थे। शादी के बाद वो पत्नी से कहने लगा कि मुझे इंग्लैंड ले चलो, तो निशा बोली कि सासू माँ को छोड़कर हम नहीं जा सकते। तब वो बोला, माँ से पीछा छुड़ाने का बहाना मिल रहा है और तुम पागल हो। ये सुनकर निशा को बहुत दुख हुआ। उसने नवीन को तो इंग्लैंड भेज दिया और ख़ुद माँ के पास रहकर उनकी सेवा करने लगी। नवीन 15 साल तक बिल्कुल संपर्क न रखने के बाद वह अचानक इंडिया आया तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया, क्योंकि अभी के अभी इस मैरिज सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करो, वरना मैं छत से कूद जाऊंगा। ये सारे इंतज़ाम मैंने तुम्हारी आखिरी हाँ या ना लेने के लिए ही किए थे। अगर तुमने मुझे मना कर दिया तो मैं ख़ुद अपनी जान ले लूँगा। अगर स्वीकार कर लोगी तो मैं ख़ुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान समझूंगा। नवीन इस वक्त दूसरी मंजिल की छत पर खड़ा था। उसके चेहरे पर पागलपन और आंखों में जिद साफ नज़र आ रही थी। विवाह संपन्न कराने के लिए पंडित जी और साक्षी भी मौजूद थे और नीचे आंगन में सबकी नज़रें उसी की तरफ लगी हुई थीं, जबकि सामने निशा खड़ी थी, जो इस अचानक पैदा हुई स्थिति से बुरी तरह घबरा चुकी थी। निशा ने महसूस किया कि नवीन ने उसे पूरी तरह से भावनात्मक रूप से घेर लिया है और अब उसे मजबूर कर रहा है कि वो उससे शादी कर ले। निशा ने भीगी आंखों के साथ उसकी तरफ देखा। उसके दिल में अजीब सी कश्मकश चल रही थी। वो जानती थी कि नवीन अपनी माँ का इकलौता बेटा है और उसकी माँ ने बड़ी मेहनत और त्याग के बाद उसे पाला है। वो उसकी माँ की सहेली सरला मौसी का बेटा था और मौसी को निशा से बहुत प्रेम था। नवीन देखने में भी अच्छा था और उसके चरित्र में ऐसी कोई साफ बुराई नहीं थी जो फ़ौरन इनकार की वजह बनती। मगर समस्या ये थी कि निशा इस तरह का अचानक और दबाव में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। वो अपने मम्मी पापा के बिना इंडिया आई थी, सिर्फ अपनी सरला मौसी से मिलने और कुछ समय बिताने के लिए, क्योंकि वो असल में इंग्लैंड में रहती थी। यहाँ आने के बाद उसने महसूस किया था कि नवीन उसके आगे पीछे ज़्यादा रहता है, उसकी छोटी छोटी पसंद नापसंद का ख्याल रखता है और हर वक्त उसके करीब रहने की कोशिश करता है। शुरू में निशा को ये सब अच्छा लगता था, वो इसे उसका स्नेह समझती थी, मगर धीरे धीरे उसे अंदाज़ा हुआ कि नवीन की भावनाएं इससे कहीं ज़्यादा गहरी हैं। वो उससे प्यार करने लगा है और यही वजह थी कि वो बार बार अपने अंदाज में इसका इजहार भी करता रहता था। जब नवीन ने औपचारिक रूप से उसे प्रपोज़ किया तो निशा ने घबराकर फ़ौरन कोई जवाब देने के बजाय सोचने के लिए समय मांगा था। वो चाहती थी कि अपने मम्मी पापा से बात करे, उनकी राय ले और फिर कोई फ़ैसला करे, मगर नवीन ने अगले ही दिन ये हंगामा खड़ा कर दिया था। उसके इस कारनामे ने निशा को अंदर से हिलाकर रख दिया था। वो ऐसी स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो बार बार नवीन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो नीचे उतर आए और आराम से बात करे, मगर नवीन अपनी ज़िद पर अड़ा था और नीचे आने के लिए तैयार नहीं था। उसकी हर बात में धमकी और भावनात्मक दबाव शामिल था, जिसने निशा को बेबस कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि नवीन खुद को कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ऐसा हुआ तो सरला मौसी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और निशा के मन पर भी हमेशा के लिए बोझ रह जाएगा। यही सोचकर उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ठीक है नवीन, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर शादी के बाद कुछ नियम होते हैं। तुम पहले नीचे आओ, हम बात करते हैं और इस समस्या का कोई बेहतर हल निकालते हैं। मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मगर नवीन जैसे इस पल को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने फ़ौरन कहा कि विवाह अभी और इसी वक्त होगा। रस्मों के लिए तुम जितना चाहे समय ले लेना। उसकी आवाज़ में ऐसी ज़िद थी जिसने निशा को और कमज़ोर कर दिया। अंततः मजबूर होकर निशा को मैरिज सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करने पड़े। पंडित जी ने रस्मी तौर पर मंत्र पढ़े और साक्षियों की मौजूदगी में ये रिश्ता कायम हो गया। नवीन खुशी से जैसे पागल हो गया था। वो फ़ौरन छत से नीचे उतरा और सीधा निशा के पास आकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में खुशी और संतोष था। वो बार बार धन्यवाद कर रहा था कि
तुमने मुझे स्वीकार करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मगर निशा के चेहरे पर ना मुस्कुराहट थी और ना ही कोई खुशी। उसके दिल पर एक बोझ सा आ गया था। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका विवाह इस तरह ज़बरदस्ती और दबाव में होगा। वो नवीन को बुरा नहीं मानती थी, मगर उसके इस व्यवहार ने उसके दिल में एक अजीब सी दूरी पैदा कर दी थी। वो चुप रही और अंदर ही अंदर खुद को संभालने की कोशिश करती रही। बाद में उसने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके इस विवाह के बारे में बताया। उसके घर का माहौल काफ़ी हद तक आधुनिक था, मगर इतना भी नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से इतना बड़ा फ़ैसला कर ले। उसके मम्मी पापा पहले तो उस पर गुस्सा हुए कि उसने उनसे सलाह लिए बिना विवाह कर लिया, मगर फिर स्थिति को देखते हुए उन्होंने खुद को तसल्ली दी और कहा कि वो जल्द इंडिया आएंगे और शादी की बाकी रस्में धूमधाम से करेंगे। निशा ने जानबूझकर उन्हें ये नहीं बताया कि नवीन ने उसके साथ किस तरह भावनात्मक दबाव डाला था, क्योंकि वो और प्रॉब्लम्स पैदा नहीं करना चाहती थी। कुछ समय बाद वाकई उसके मम्मी पापा इंडिया आए। घर में खुशियों का माहौल बनाया गया और विवाह की सारी रस्में धूमधाम से पूरी की गईं। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था, मगर इन सब के बीच निशा के दिल में एक हल्की सी उदासी छिपी हुई थी जो किसी को नज़र नहीं आ रही थी। रस्में पूरी होने के बाद जब उसके मम्मी पापा वापस जाने लगे तो नवीन के मन में एक अनजाना सा डर पैदा हुआ। उसने एक दो बार हिचकिचाते हुए निशा से पूछा कि क्या वो अपने मम्मी पापा के साथ वापस इंग्लैंड जाएगी, मगर हर बार निशा ने इनकार में सिर हिला दिया। उसके अंदाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने साफ शब्दों में कहा कि ज़बरदस्ती विवाह तो कर लिया, मगर तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि विवाह के बाद पत्नी अपने पति के साथ उसके घर में रहती है। नवीन के चेहरे पर उस वक्त अजीब सी उलझन फैल गई जब निशा ने साफ कह दिया कि वो इंग्लैंड वापस नहीं जाएगी। उसने एक पल के लिए उसे ध्यान से देखा, जैसे उसके शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके मन में तो शुरू से ही एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह ये शादी हो जाए और फिर वो निशा के ज़रिए आसानी से इंग्लैंड जा सके। उसने जब उसे प्रपोज़ किया था तो उसमें प्यार के शब्द ज़रूर थे, मगर उस प्यार के पीछे एक मजबूत लालच भी छिपा हुआ था जिसे वो खुद भी पूरी तरह मानने को तैयार नहीं था। मगर अब जब सच्चाई उसके सामने थी और निशा उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी, तो उसका वो छिपा हुआ उद्देश्य बेनकाब होने लगा था। उसने परेशानी से कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा घर इंग्लैंड में है, तुम्हारी ज़िंदगी वहाँ है, और अब तुम कह रही हो कि तुम यहाँ रहोगी। ये कैसे संभव है? मगर निशा ने शांति से जवाब दिया कि ज़िंदगी सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं होती, जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, और मैं माँ को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसके इस जवाब ने नवीन की बेचैनी बढ़ा दी, क्योंकि उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि निशा इस तरह उसके बनाए प्लान के सामने खड़ी हो जाएगी। वो बार बार उसे समझाने लगा, देखो मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई भविष्य यहाँ नहीं है। मैंने तो सब कुछ सोच रखा था कि हम दोनों इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। मगर उसके शब्दों में छिपी जल्दबाजी और बेसब्री ने निशा को चौंका दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद नवीन के प्यार में वो गहराई नहीं थी जो वो समझती रही थी, बल्कि इसमें कोई और स्वार्थ भी शामिल था। उसने हल्की सी कठोरता के साथ कहा, नई ज़िंदगी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं बनाई जाती, इसमें रिश्तों का ख्याल भी रखा जाता है। नवीन इस बात पर कुछ पलों के लिए खामोश हो गया, मगर उसकी अंदरूनी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अचानक स्वर बदलते हुए लापरवाही से कहा, वैसे भी ये माँ से पीछा छुड़ाने का एक अच्छा मौका है। तुम्हें दिन रात उनकी सेवा करनी पड़ती है, और सच बात तो ये है कि बहुओं को सास कभी अच्छी नहीं लगती। तुम क्यों खुद को इस मुश्किल में डाल रही हो? मेरे साथ चलो, वहाँ सुख की ज़िंदगी बिताएंगे। उसके ये शब्द सुनकर निशा जैसे अंदर तक हिल गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नवीन अपनी माँ के बारे में इस तरह सोचता है और इस कदर स्वार्थ से बात करेगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए दुख उभरा, मगर उसने खुद को संभालते हुए कठोर स्वर में कहा, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, और ना ही हर सास बुरी होती है, और जहाँ तक माँ की बात है तो वो मेरी भी जिम्मेदारी हैं और मैं उन्हें बोझ नहीं मानती। उसके इस जवाब ने नवीन को और चिड़चिड़ा कर दिया। वो बार बार अलग अलग तरीक़ों से उसे मनाने की कोशिश करता रहा।
कभी वो प्यार का सहारा लेता, कभी भविष्य के सुनहरे सपने दिखाता और कभी इस तरह की बातें करके उसे मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश करता कि माँ को छोड़ देना ही बेहतर है। मगर निशा हर बार उसके सामने डट जाती और अपने फैसले से एक कदम भी पीछे ना हटती। इधर माँ की तबीयत भी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी और अब वो पहले से ज़्यादा दूसरों पर निर्भर हो गई थी। ऐसे में निशा उनकी सेवा में और भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगी। वो समय पर दवाइयाँ देती, उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देती और रात को उठ उठकर उनका ख्याल रखती। आस पड़ोस वाले भी उसकी प्रशंसा करते ना थकते थे और माँ के दिल में उसके लिए प्यार ही प्यार था। नवीन ये सब देखता तो एक पल के लिए उसका मन पिघलता, मगर अगले ही पल उसका अपना स्वार्थ उस पर हावी हो जाता और वो दोबारा उसी बात पर अड़ जाता कि उसे हर हाल में इंग्लैंड जाना है और निशा को भी अपने साथ ले जाना है। समय बीता गया और उसकी बेचैनी बढ़ती गई क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। अंततः एक रात उसने आखिरी बार निशा से बात की और कहा, देखो, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता। मेरा सब कुछ वहाँ है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं अकेला चला जाऊँगा और शायद फिर कभी वापस ना आ सकूँ। निशा ने उसकी आंखों में देखकर बहुत शांति से जवाब दिया, जो रिश्ता सच्चाई पर टिका न हो वो साथ रहकर भी सार्थक नहीं होता। आप जाइए, मैं माँ के साथ ठीक हूँ। उसके इस जवाब ने नवीन को अंदर तक बेबस कर दिया, मगर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन उसने खामोशी से अपना सामान बांधा। माँ ने आशीर्वाद के साथ उसे विदा किया और निशा दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी और आंखों में एक फैसला जो अब बदलने वाला नहीं था। नवीन अकेला ही इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। निशा का पति होने का उसने भरपूर लाभ उठाया। 15 साल बीत गए और इन 15 सालों में नवीन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो इंग्लैंड गया तो वहाँ की चकाचौंध में ऐसा खोया कि उसे ना अपनी माँ याद रही और ना ही वो पत्नी जिसे वो अपने स्वार्थ के लिए छोड़ आया था। समय के साथ उसने वहाँ की नागरिकता भी प्राप्त कर ली और फिर बेहतर अवसरों के लिए इंग्लैंड के दूसरे शहर में बस गया, जहाँ उसने अपनी नई दुनिया बसा ली। मगर इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं था, कोई अपना नहीं था। सिर्फ एक मशीनी व्यस्तता थी जो उसे दिन रात थकाए रखती थी। शुरू में उसे लगा था कि वो बहुत सफल हो गया है, मगर जैसे जैसे समय बीता उसके अंदर एक खालीपन बढ़ता गया। वो खालीपन जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करता था, मगर अकेले पलों में उसे शिद्दत से महसूस करता था। उधर इंडिया में निशा की ज़िंदगी बिल्कुल अलग रास्ते पर चल पड़ी थी। नवीन के जाने के बाद उसने खुद को पूरी तरह से माँ की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वो दिन रात उनका ख्याल रखती, उनकी दवाइयाँ समय पर देती, उनके साथ बैठकर बातें करती और उनके हर दुख दर्द को अपना समझती थी। माँ भी उसे बेटी से बढ़कर चाहने लगी थी और अक्सर दुआएं देती थीं कि ईश्वर तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। 5 साल इसी तरह बीत गए और फिर एक दिन माँ इस दुनिया को छोड़ गईं। उनकी मृत्यु ने निशा को अंदर से तोड़ दिया था, मगर उनका आशीर्वाद उसके साथ था जो उसके लिए रास्ते आसान करता चला गया। माँ के जाने के बाद निशा ने खुद को संभाला और अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने का फ़ैसला किया। उसने अपनी बचत और अपने मम्मी पापा की थोड़ी सी मदद से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। शुरू में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लोगों के ताने भी सुने और अकेले होने का एहसास भी शिद्दत से हुआ, मगर उसने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करती रही और धीरे धीरे उसका काम चल निकला। समय के साथ उसका व्यवसाय बढ़ता गया और एक छोटे से काम ने एक बड़ी कंपनी का रूप ले लिया। निशा अब एक सफल उद्यमी बन चुकी थी और उसने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसका कभी उसने सपना भी नहीं देखा था। भगवान ने उसे जुड़वा बेटे दिए थे जो अब 14 साल के हो चुके थे। दोनों बच्चे बहुत बुद्धिमान और योग्य थे और बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे थे। उनके पालन पोषण में निशा की मेहनत और सासू माँ के आशीर्वाद का बड़ा हाथ था। वो अपने बच्चों को न सिर्फ अच्छी शिक्षा दे रही थी,
बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार और रिश्तों की कद्र भी सिखा रही थी। उनका घर, जो कभी एक साधारण सा मकान था, अब एक बहुत बड़े और सुंदर बंगले में बदल चुका था, जहाँ हर सुविधा मौजूद थी। मगर इस सब के बावजूद निशा के अंदर एक सादगी और गरिमा कायम थी। 15 साल बाद एक दिन अचानक नवीन इंडिया वापस आया। वो किसी काम के सिलसिले में आया था, मगर मन के किसी कोने में एक अनजाना सा खिंचाव भी था जो उसे यहाँ ले आया था। जब वो अपने पुराने घर के सामने पहुँचा तो वो ये दृश्य देखकर उसके कदम जैसे रुक गए। वो साधारण सा घर अब एक बड़े बंगले में बदल चुका था। उसने हैरत से चारों ओर देखा और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नज़र दो लड़कों पर पड़ी, जो बहुत आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। उनके चेहरे पर बुद्धिमत्ता और अच्छे संस्कार साफ झलक रहे थे। नवीन उन्हें देखकर हैरान रह गया और फिर उसकी नज़र निशा पर पड़ी, जो पूरे गरिमा के साथ सामने खड़ी थी। उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास और शांति थी, जो पहले कभी नहीं थी। नवीन के मन पर जैसे एक बोझ सा आ गिरा। उसे एक पल में एहसास हो गया कि उसने क्या खो दिया है। उसने हिचकिचाते हुए घर और बच्चों के बारे में पूछा तो निशा ने शांति से बताया कि ये सब उसकी मेहनत और माँ के आशीर्वाद का परिणाम है। उसने ये भी बताया कि माँ को गए 10 साल हो चुके हैं, मगर उनका आशीर्वाद आज भी उसके साथ है। नवीन खामोशी से सब सुनता रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसे अपने वो शब्द याद आने लगे जब उसने माँ को बोझ कहा था और उनसे पीछा छुड़ाने की बात की थी। आज उसी माँ के आशीर्वाद ने इस महिला को इस मुकाम तक पहुँचा दिया था, जिसे वो कभी अपने स्वार्थ के लिए इंग्लैंड ले जाने को बेचैन था। मगर आज वही महिला उसके बिना पूर्ण थी। नवीन ने महसूस किया कि उसकी सारी सफलता अर्थहीन है, क्योंकि उसके पास ना रिश्ते बच्चे थे और ना ही प्रेम। वो खाली हाथ आया था और खाली मन के साथ वापस जाने के लिए खड़ा था। निशा ने ना उसे रोका, ना कोई शिकायत की। उसकी चुप्पी उसका जवाब थी। नवीन ने आखिरी नज़र उस घर पर डाली जहाँ कभी उसकी अपनी दुनिया हो सकती थी, और फिर खामोशी से वापस मुड़ गया। उस दिन उसे समझ आ गया कि रिश्ते लालच से नहीं, प्रेम और निष्ठा से बनते हैं, और जो इंसान अपनों की कदर नहीं करता वो ज़िंदगी भर अकेला ही रहता है। नवीन अभी दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि पीछे से कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी, और उसने पलट कर देखा तो वो दोनों लड़के उसके सामने आकर रुक गए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। कुछ पलों की खामोशी के बाद एक लड़के ने धीरे से कहा, आप नवीन हैं ना? ये सवाल सुनकर नवीन के कदम जैसे ज़मीन में जम गए। उसके होठ हल्के से कांपे और उसने मुश्किल से सिर हिला दिया। दूसरे लड़के ने फ़ौरन आगे बढ़कर कहा, हम जानते हैं आप कौन हैं। माँ ने हमें कभी नफ़रत करना नहीं सिखाया, बल्कि हमेशा यही बताया कि इंसान से गलती हो सकती है, मगर उसे मान लेना ही सबसे बड़ी वीरता है। इन मासूम मगर गंभीर शब्दों ने नवीन के दिल पर गहरा असर किया। उसकी आंखें नम होने लगीं और वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहा। पहले लड़के ने धीरे से उसके पास आकर कहा, आप हमारे पापा हैं ना? ये सुनकर नवीन का धैर्य टूट गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हाँ, मगर मैं इस शब्द के योग्य नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जो शायद बरसों से रुके हुए थे। दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ आगे बढ़कर उसके पास खड़े हो गए। उनमें से एक ने प्यार से कहा, अगर आप वाकई गलती मानते हैं तो फिर आपको ख़ुद को सज़ा देना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्षमा मांगने वाला बुरा नहीं होता, बल्कि वो बेहतर बनने की कोशिश कर रहा होता है। नवीन ने हैरत से इन बच्चों को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही बच्चे हैं जिन्हें उसने कभी देखा तक नहीं था, मगर आज वो उसके सामने खड़े उसे संभाल रहे थे। उसने कांपते हाथों से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुम सबके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने तुम्हारी माँ के साथ अन्याय किया और अपनी माँ की कदर नहीं की। मैंने सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा और सब कुछ खो दिया। उसकी आवाज़ टूटती जा रही थी और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
दूसरे लड़के ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और कहा, जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वो उतना बुरा नहीं होता जितना वो खुद को समझता है। हमने पिता को हमेशा सिर्फ कहानियों में सुना था, मगर आज आपको देखकर लग रहा है कि शायद कहानियाँ अधूरी थीं। नवीन ने बेबसी से निशा की तरफ देखा, जो थोड़ी दूर खामोशी से खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना ही खुशी, बल्कि एक गहरी शांति थी। बच्चों ने फिर धीरे से कहा, अगर आप वाकई माफ़ी चाहते हैं तो सबसे पहले ख़ुद को बदलना होगा, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं कर्मों से जुड़ते हैं। नवीन ने सिर झुका लिया और मन ही मन संकल्प किया कि अब वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा, चाहे उसे कितनी ही देर क्यों ना लग जाए। उस पल में उसने पहली बार महसूस किया कि शायद अभी सब कुछ पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नया अवसर उसके सामने खड़ा है, जिसे वो चाहे तो सच्चाई और निष्ठा से दोबारा संवार सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।